इंजीनियर्स गेटवे की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट में हम यूनिट सेकंड को कवर कर रहे हैं और यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं बीजेटी। चूंकि आप जानते हैं कि यूनिट सेकंड जो है वो आपकी ट्रांजिस्टर है, यानी कि ट्रांजिस्टर आपको इसमें पढ़ने हैं यूनिट में, और ट्रांजिस्टर को आप दो चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट जिसमें आप बीजेटी पढ़ेंगे और चैप्टर सेकंड जिसमें आप एफईटी पढ़ेंगे, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो अभी हम बीजेटी पढ़ रहे हैं और बीजेटी के हम लगभग एंडिंग पर हैं, क्योंकि हमने इससे पहले बीजेटी की लगभग जो भी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से कवर अप कर ली हैं। आज जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि अगर बीजेटी से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है तो 80% प्रोबेबिलिटी है कि ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, यानी कि इस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में आप तीन टाइप की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उनमें से आज जो हमारा टारगेट है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि आपका जो ट्रांजिस्टर है बेटा, ट्रांजिस्टर आपका 3 टर्मिनल डिवाइस है। जो बीजेटी ट्रांजिस्टर है वो आपका 3 टर्मिनल डिवाइस है, चाहे आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर लें या फिर आप पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर लें। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये आपका 3 टर्मिनल डिवाइस है। एक एमिटर होता है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है। सिमिलर एक एमिटर होगा, एक बेस होगा, एक कलेक्टर होगा। तो अब इन ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में जो भी आप टर्मिनल कॉमन रखेंगे, मतलब आपका टर्मिनल वो इनपुट के साथ भी रहे और वो आउटपुट टर्मिनल के साथ भी कनेक्ट रहे, तो वो कॉमन हो जाता है। और जैसे कि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर कॉमन बेस की, तो हमें यहाँ पर अगर मैं इसको बेस मानता हूं बेटा, ये एमिटर है, ये कलेक्टर है, तो ये बेस इस इनपुट टर्मिनल के साथ भी अटैच्ड है, इन्वॉल्व है, और इस आउटपुट टर्मिनल के साथ भी इन्वॉल्व है, तो उसको हम कॉमन बेस बोल देंगे। इसी तरीके से कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। इज दैट क्लियर? तो यही चीज हमको पढ़नी है ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में। मैं आपको बता दूं कि यहां पर आज हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। उससे पहले हम ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन की ही बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इस स्लाइड की बात करूं तो यहां पर है ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। Transistor is an electronic device which is primarily used to amplify the electric current. प्राइमरली जो एप्लीकेशन है वो एम्पलीफाई करने का काम करता है ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रिक करंट को। वहीं पर वी नो दैट ट्रांजिस्टर हैज 3 टर्मिनल्स, नेमली एमीटर, बेस, कलेक्टर, जैसा कि मैंने बताया आपको। बट टू कनेक्ट ए ट्रांजिस्टर इन द सर्किट वी नीड 4 टर्मिनल्स। लेकिन हमें ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करने के लिए 4 टर्मिनल की जरूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे टर्मिनल 3 है तो 4 कहां से आएंगे, है ना? कि सर क्यों ऐसी बात कर रहे हैं कि 3 टर्मिनल है, भाई 4 टर्मिनल कहां से लेकर आए हम, जब टर्मिनल ही 3 है। तो उसके लिए 2 टर्मिनल्स फॉर इनपुट्स एंड 2 टर्मिनल्स फॉर द आउटपुट। ऑब्वियसली बात है, हमें 2 टर्मिनल इनपुट के लिए चाहिए, 2 आउटपुट लेने के लिए चाहिए, तो यानी कि 4 टर्मिनल की नीड है। लेकिन बट द ट्रांजिस्टर डज नॉट हैव 4 टर्मिनल्स, लेकिन ट्रांजिस्टर के पास तो 4 टर्मिनल नहीं है। देन हाउ डू वी कनेक्ट ट्रांजिस्टर इन ए सर्किट? तो फिर हम कैसे ट्रांजिस्टर को सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं? इट इज नॉट एज डिफिकल्ट यू थिंक। मतलब जितना आप सोच रहे हैं बच्चों, उतना ज्यादा टिपिकल है नहीं ये। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द 3 टर्मिनल इज यूज्ड एज ए कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। सिंपल इज दैट, यानी कि कोई से एक टर्मिनल को आप कॉमन कर सकते हैं दोनों इनपुट और आउटपुट के लिए। बस यही एक यहां पर तरीका है कि आप 4 टर्मिनल बना सकें अपनी बीजेटी की। वहीं पर व्हेन ए ट्रांजिस्टर इज टू बी कनेक्टेड इन ए सर्किट, जब एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट होता है सर्किट में, वन टर्मिनल इज यूज्ड एज द इनपुट टर्मिनल एंड द अदर टर्मिनल इज यूज्ड एज द आउटपुट टर्मिनल। मतलब जब हम ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं सर्किट में, तो एक टर्मिनल जो है वो यूज करते हैं इनपुट के लिए और अदर टर्मिनल आउटपुट के लिए, एंड द थर्ड टर्मिनल इज कॉमन टू द इनपुट एंड आउटपुट। और जो थर्ड टर्मिनल है बेटा, वो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन कर दिया जाता है। जैसा मैंने अभी यहाँ पर आपको ये बताया था कि यहाँ पर अगर हम पेन सेलेक्ट करें तो ये जो बेस है ये इनपुट के साथ भी कनेक्ट है और ये आउटपुट के साथ भी कनेक्ट है, तो यानी कि हमने इसको कॉमन कर दिया।
ठीक है, तो आपके 4 टर्मिनल बन गए, एमिटर बेस के साथ 2 टर्मिनल, कलेक्टर बेस के साथ 2 टर्मिनल। ऑब्वियसली बात है, ठीक है। चलिए अब आगे अगर हम बात करें, डिपेंडिंग अपॉन द टर्मिनल विच इज यूज्ड एज ए कॉमन टर्मिनल to the input and output terminal, the transistor can be connected in the following 3 configurations। अकॉर्डिंग टू द जो टर्मिनल है ट्रांजिस्टर का, कौन सा टर्मिनल आपने कॉमन किया है बेटा, उसके हिसाब से आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है ट्रांजिस्टर की। जैसे कि आप देख रहे होंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस का मतलब है कि इसमें बेस टर्मिनल जो है वो कॉमन रहेगा। कॉमन एमिटर का मतलब है इसमें एमिटर टर्मिनल कॉमन रहेगा। और कॉमन कलेक्टर का मतलब है कि इसमें कलेक्टर टर्मिनल जो है वो कॉमन हो जाता है फॉर द इनपुट एज वेल एज द फॉर द आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, अब यहाँ पर आप डायग्राम भी देख रहे होंगे, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एमिटर बेस कलेक्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर की यहाँ पर इधर बात कर रहे हैं हम। तो अगर हम बात करें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बेटा, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपका जो बेस टर्मिनल है वो कॉमन हो जाता है, यानी कि आपने इस बेस टर्मिनल को इनपुट टर्मिनल पर भी यूज़ किया है और आउटपुट टर्मिनल पर भी यूज़ किया है। अगर आप इस तरीके से सर्किट सिंबल की फॉर्म में देखते हैं तो एमिटर बेस, यानी कि बेस को आपने एमिटर के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है और बेस को आपने कलेक्टर के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए हम इसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं। वहीं पर अगर हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बच्चों, तो इसमें आप एमिटर टर्मिनल जो है, अब आपने इसको घुमा दिया, जो एमिटर टर्मिनल है ये एमिटर टर्मिनल ये आपने कॉमन किया है विद इनपुट एज वेल एज विद द आउटपुट। ठीक है, यहीं पर अगर हम सर्किट सिंबल की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप, ये बेस है, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एमिटर के साथ, और ये कलेक्टर है, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एमिटर के साथ। तो यानी कि एमिटर टर्मिनल कनेक्ट है इनपुट एज वेल एज आउटपुट टर्मिनल। तो यानी कि अब यहाँ पर जो कॉमन हुआ वो आपका एमिटर टर्मिनल हुआ, और सेम एज इट इज कलेक्टर के लिए हो जाएगा। कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में भी क्या हो जाएगा, अब कलेक्टर टर्मिनल जो है वो इनपुट के लिए और आउटपुट दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया है। तो इसलिए ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, जैसा आप यहाँ पर सर्किट सिंबल के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि ये आपका इनपुट के साथ, ये आपका आउटपुट के साथ कॉमन है कलेक्टर टर्मिनल, तो इट बिकम्स द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इज दैट क्लियर? तो तीनों टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस आपको सर्किट डायग्राम की मदद से समझ में आ गए होंगे कि कौन से कॉन्फ़िगरेशन में किस टर्मिनल को कैसे आपको कॉमन रखना है। ठीक है, चूंकि आज का टारगेट हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ना है, तो चलिए उसी को स्टार्ट करते हैं और उसी को हम डिस्कस करेंगे एंड तक। तो हेडिंग लिखा हुआ है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। In common base configuration, emitter is the input terminal, collector is the output terminal, and the base terminal is connected as a common terminal for both input and output। मतलब जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एमिटर जो है वो इनपुट टर्मिनल की तरह काम करेगा, कलेक्टर जो है वो आउटपुट टर्मिनल की तरह काम करेगा, और जो बेस टर्मिनल है वो कॉमन टर्मिनल रहेगा फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, दैट मीन्स द एमिटर टर्मिनल एंड common base terminal are known as the input terminal, where the collector terminal and the common base terminal are known as the output terminal। यानी कि कुछ इस तरीके से NPN की बात कर लें या PNP की बात कर लें, कोई सा भी आप ले सकते हैं। ये जो है आपका कनेक्ट है बेस के साथ, यानी कि इनपुट के साथ कनेक्ट हो गया। ये आपका बेस जो है वो कलेक्टर के साथ भी कनेक्ट है, यानी कि ये आउटपुट टर्मिनल हो गया। ये एमिटर बेस कलेक्टर। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आपका इनपुट टर्मिनल है एमिटर बेस जंक्शन, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो आउटपुट टर्मिनल हो जाता है इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए क्योंकि बेस कॉमन हो गया इनपुट और एज वेल एज फॉर द आउटपुट, तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। द बेस टर्मिनल इज ग्राउंडेड, बेस टर्मिनल जो है वो ग्राउंड कर देते हैं। सो द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल्सो नोन एज द ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए इसको नाम हम ग्राउंड बेस कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं। समटाइम्स कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज रेफर टू एज कॉमन बेस एम्पलीफायर, क्योंकि हम एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं अपने ट्रांजिस्टर में, तो एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर
एज एन एम्पलीफायर ही काम करता है, तो इसलिए हम इसको कॉमन बेस एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं, सीबी एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं, सीबी कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं। आपका जो मन करे एग्जामिनर का उस नाम से पूछ सकता है, वो आपको एक्सप्लेन करना होगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर मैंने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से पढ़ाया है और उसने कॉमन बेस एम्पलीफायर दे दिया तो आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये क्या दे दिया, या सपोज ग्राउंडेड बेस जंक्शन कॉन्फ़िगरेशन दे दी तो ये क्या होती है। इसलिए आप इन नामों को भी ध्यान में रखें कि इन नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो ये यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से बताया ही गया है, पीछे मैंने डिस्कस किया है। बाहर की तरफ एरो, बाहर की तरफ एरो, NPN NPN, ठीक है। बाहर की तरफ एरो तो करंट की डायरेक्शन एमिटर की बाहर की तरफ है, किससे, ट्रांजिस्टर से, और जो दो करंट बची उनकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, यानी कि कलेक्टर और बेस करंट की डायरेक्शन किसकी तरफ है, ट्रांजिस्टर की तरफ है, क्योंकि हम लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से इन डायरेक्शंस को पढ़ चुके हैं। वहीं पर इस तरीके से भी देखें तो ये NPN दो जंक्शन है, एमिटर जंक्शन, कलेक्टर जंक्शन, आपने कनेक्ट कर दिया फॉरवर्ड बायसिंग में, आपने कनेक्ट कर दिया रिवर्स बायसिंग में। जो डायरेक्शन है करंट की वो बाहर की तरफ हो जाती है एमिटर की, और जो बेस करंट है और कलेक्टर करंट है उनकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है। दैट मीन्स ये आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि यहाँ पर आपने बेस को कॉमन किया हुआ है विद द इनपुट टर्मिनल एज द आउटपुट टर्मिनल, यानी कि BBE BCB। इज दैट क्लियर? तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम हो जाता है। आगे बात करें, लिखेंगे कैसे। एज मेंशन्ड अर्लियर इन द every configuration the base emitter junction is always in the forward bias and the collector base junction JC is always in the reverse bias, क्योंकि हमें अपने ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में रखना है, और एक्टिव मोड की कंडीशन बेटा यही है कि आपका जो जंक्शन है एमिटर बेस वो आप फॉरवर्ड में रखेंगे, कलेक्टर बेस जो है वो ऑलवेज रिवर्स बायसिंग में रखेंगे। देयरफॉर इन द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द बेस एमिटर जंक्शन यानी कि JE इज इन द फॉरवर्ड बायसिंग एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन यानी कि JC इज इन द रिवर्स बायसिंग। The common base configuration for both NPN and PNP transistor is shown in the figure। यहाँ पर दिया हुआ है एरो बाहर की तरफ NPN ट्रांजिस्टर, एरो अंदर की तरफ PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। दोनों टर्मिनल के साथ यानी कि इनपुट और आउटपुट के साथ कॉमन क्या हो गया, बेस। इनपुट आउटपुट के साथ कॉमन क्या हो गया, बेस। तो इस वजह से ये आपका क्या हो जाता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इज दैट क्लियर? और ये एक्टिव मोड में है, यानी कि ये हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा, ये हमेशा रिवर्स बायसिंग में रहेगा। ये ऑलवेज इन द फॉरवर्ड बायसिंग और ये ऑलवेज इन द रिवर्स बायसिंग। इसीलिए आपके जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा। डे बाय डे जो भी वीडियोस आ रही हैं उनको देखें और कोशिश करें अपने हैंड रिटन नोट्स उसी वीडियो से खुद बनाएं, क्योंकि जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो क्विक रिवीजन आप करेंगे इजीली अंडरस्टूड होने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो सीधा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक में, उस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे इंजीनियर्स गेटवे के, और वहाँ पर PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे एज इट इज़। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें बच्चों तो फ्रॉम द अबव सर्किट डायग्राम, जो पीछे हमने डायग्राम पढ़ा, NPN and PNP transistors, it can be seen that from both NPN and PNP transistors the input is applied to the emitter and the output is taken across the collector। यानी कि दोनों में आपने इनपुट अप्लाई की है एमिटर पर और जो आउटपुट ली है वो कलेक्टर टर्मिनल पर ली है। देन द कॉमन टर्मिनल फॉर बोथ इज इन द सर्किट बेस, इसलिए हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इसको बोल रहे हैं। अब आप बात करते हैं करंट फ्लो इन द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए हमें करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी पड़ेंगी, इनपुट करेक्टरिस्टिक और आउटपुट करेक्टरिस्टिक। यही वो क्वेश्चन में पूछता है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है समझाइए, और साथ ही साथ उसके इनपुट और आउटपुट करेक्टरिस्टिक भी ड्रॉ कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ड्यू टू द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, यानी कि जो BBE हमने किस जंक्शन पे कनेक्ट की है, एमिटर जंक्शन पर, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स
in the emitter region experience a repulsive force from the negative terminal of the battery. Similarly, holes यानी कि जो majority carriers हैं in the base region experience a repulsive force from the positive terminal of the battery. अब देखो यहां पर मैंने कहीं पे भी जिक्र नहीं किया बेटा कि कौन से टाइप का हम ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, एनपीएन या पीएनपी, लेकिन जैसे ही बात आई बेटा किसकी, होल्स की, और होल्स बोल दिया गया है मेजॉरिटी कैरियर्स इन द बेस रीजन। तो बेस में होल्स हैं, होल्स कहां पर होते हैं, पी में, तो इसका मतलब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात की जा रही है। ठीक है, लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनपीएन ट्रांजिस्टर यहां पर लेकर चलेंगे। ठीक, तो जब आप इसको फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करते हैं दैट मीन्स यहां पर आप निगेटिव टर्मिनल लगाएंगे, यहां पॉजिटिव बेस और एमिटर जंक्शन को। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक रिपल्सिव फोर्स अपने ऊपर महसूस करेंगे फ्रॉम द निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी कि इस बैटरी के टर्मिनल की वजह से, और जो होल्स हैं वो इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेंगे, और इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, एज ए रिजल्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द एमिटर टू बेस, और इसका रिजल्ट ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से बेस की तरफ भागना शुरू करेंगे। सिमिलरली होल्स स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द बेस टू एमिटर, और जो होल्स होंगे वो आपके बेस से एमिटर की तरफ भागना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे, जब हमने इसको फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट किया बेटा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर्स में एन रीजन में, तो ये एक रिपल्सिव फोर्स अपने ऊपर महसूस करते हैं। तो ये रिपल्सिव फोर्स जब अपने ऊपर महसूस करेंगे तो ये रिपल्सिव फोर्स इनको फोर्स करेगा कि ये पी साइड की तरफ भागें। वहीं पर इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है ये इन होल्स पर एक रिपल्सिव फोर्स महसूस कराएगा। ठीक है, तो ये रिपल्सिव फोर्स महसूस होने की वजह से अब ये होल्स इधर की तरफ भागेंगे। यही चीज वहां पर थ्योरी में लिखी हुई है, और बार बार मैं ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई भी समस्या आ रही होगी जब हम फॉरवर्ड या रिवर्स में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे बात करें। We know that emitter current is the input current and the collector current is the output current. The output collector current is less than the input emitter current, so the current gain of this amplifier is actually less than 1. इसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे कि जो करंट गेन है वो लेस देन 1 क्यों है भाई। चलो यहीं पे मैं बता देता हूँ, वैसे जब चीज़ें आ जाती हैं तो वहीं पर डिस्कस हो जाती है, क्योंकि आई जो है बेटा वो ग्रेटर देन है आई सी से। ठीक है, और क्योंकि हम गेन की बात कर रहे हैं तो आईसी का कंपैरिजन अगर हम आई से करें, और चूंकि आईसी छोटा है आई से, तो जब आप छोटी वैल्यू को सपोज 2 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही तो आएगी। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो करंट है वो एमिटर करंट वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के इक्वल रहेगी। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इस सिचुएशन में आपकी जो करंट फ्लो होगी, क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसमें आपका एरो बाहर की तरफ होता है, तो ये इस तरीके से आ रही है और ये दोनों करंट्स अंदर की तरफ एंटर कर रही हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप ये भी कह सकते हैं कि आई इक्वल्स टू है किसका सम, आई सी और आई बी का। ठीक, ये हो जाएगा। आगे अगर हम चलते हैं, द बेस एमिटर जंक्शन जेई एट इनपुट साइड एक्ट एज ए फॉरवर्ड बायस डायोड। फॉरवर्ड बायसिंग में है तो फॉरवर्ड डायोड की तरह ही काम करेगा। सो द कॉमन बेस एम्पलीफायर हैज ए लो इनपुट इम्पिडेंस, यानी कि यहाँ पर वो लो इनपुट इम्पिडेंस उसका रहेगा, यानी कि लो अपोजिशन टू इनकमिंग करंट, जो इनकमिंग करंट है उसका अपोजिशन कम करेगा। ऑन द अदर हैंड द कलेक्टर बेस जंक्शन जो कि जेसी है at the output side act as sometimes somewhat like a reverse bias diode, क्योंकि वो रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट है बेटा, तो वो रिवर्स डायोड की तरह काम करेगा। so the common base amplifier has the high output impedance, उस वजह से उसका जो impedance हो जाएगा वो हाई impedance हो जाएगा। therefore common base amplifier provide a low input impedance and high output impedance, इसी वजह से आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लो इनपुट इंपिडेंस एज वेल एज द हाई आउटपुट इंपिडेंस
क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये हो गया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ट्रांजिस्टर विद लो इनपुट इम्पीडेंस एंड द हाई आउटपुट इम्पीडेंस प्रोवाइड ए हाई वोल्टेज गेन। ये चीज भी हमें यहाँ पर क्लियर हो गई कि इस सिचुएशन में जब हमारे पास लो इनपुट इम्पीडेंस होता है और हाई आउटपुट इम्पीडेंस होता है तो वो हमें हाई वोल्टेज गेन प्रोवाइड कराएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। इवन दोज द वोल्टेज गेन इज हाई, क्योंकि वोल्टेज गेन जो है वो हाई है, द करंट गेन इज वेरी लो। भाई करंट गेन फिर लो हो जाएगा। देखिए इनपुट इम्पीडेंस जो है वो लो है, आउटपुट इम्पीडेंस हाई है। हमें पता है कि अगर हम इम्पीडेंस में रेजिस्टेंस की बात करें तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतने उसके अक्रॉस उतनी ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो उसी तरीके से अगर आप ध्यान लगाएं, क्योंकि आउटपुट इम्पीडेंस हाई है तो हाई वोल्टेज गेन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमें आउटपुट टर्मिनल पर ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिल रहा है। सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कनेक्ट करके बता रहा हूँ रजिस्टर से। वैसे ही जब बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है तो करंट की वैल्यू ऑलरेडी उस में कम हो जाएगी, क्योंकि करंट जब फ्लो होता है वो एक जो कमजोर पार्ट होता है, कमजोर जो मीडियम होता है उसकी तरफ भागने की ज्यादा कोशिश करता है। तो इस वजह से कि हाई गेन है तो लो करंट गेन होगा, यानी कि वोल्टेज गेन अगर हाई है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का तो करंट गेन जो होगा वो बेटा ऑब्वियसली बात है लो हो जाएगा। ठीक है, the overall power gain of the common base amplifier is low as compared to the other transistor amplifier configuration। यानी कि ओवरऑल अगर हम वोल्टेज और करंट गेन के हिसाब से बात करें तो पावर गेन की बात करेंगे P इक्वल्स टू वी आई होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो मतलब पावर गेन है वो लो रहता है कंपेयर टू द अदर टाइप ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये कुछ एक ऐसे पैरामीटर्स है जिन्हें आपको पॉइंट वाइज याद रखना ही रखना है कि क्यों इनपुट इंपीडेंस लो होता है, आउटपुट इंपीडेंस हाई होता है। जब इनपुट इंपीडेंस लो और आउटपुट इंपीडेंस हाई है तो वोल्टेज गेन हाई होता है, और जब वोल्टेज गेन हाई है तो करंट गेन लो होगा। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो पावर गेन है कॉमन बेस का वो लो रहता है कंपेयर टू द अदर टाइप ऑफ द ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, एक सेकेंड, पेन सेलेक्ट करें। द कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स आर प्राइमरली यूज्ड इन द एप्लीकेशन वेयर लो इनपुट इम्पीडेंस इज रिक्वायर्ड। क्योंकि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रोवाइड कराता है ट्रांजिस्टर लो इनपुट इम्पीडेंस, तो ऑब्वियसली बात है जहां पर आपको लो इनपुट इम्पीडेंस की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर आप कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। ठीक है, सो वी कैन से दैट कॉमन बेस एम्पलीफायर इज मेनली यूज्ड एज ए वोल्टेज एम्पलीफायर और करंट बफर। वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा और करंट को लिमिट करेगा, तो उस जगह पर हम कॉमन बेस एम्पलीफायर का यूज करते हैं। ठीक है, सारी पॉइंट्स वाइज यहां पर जानकारी मैंने प्रोवाइड कराई आपको पॉइंट टू पॉइंट। ठीक, आगे बात करें। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द पीएनपी ट्रांजिस्टर विद कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज सेम एज द एनपीएन ट्रांजिस्टर विद कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो वर्किंग प्रिंसिपल है एनपीएन ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में सेम है पीएनपी ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, सॉरी एनपीएन ट्रांजिस्टर का। The only difference is in the NPN transistor free electrons conduct most of the current, whereas in the PNP transistor the holes conduct most of the current। बस डिफरेंस केवल इतना ही है, क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर में दो एन लेयर हैं, एक एमिटर और एक कलेक्टर, तो वहां पर जो मेजोरिटी है वो होल्स की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है। तो इस वजह से वहां पर जो करंट का फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो मेजोरिटी है वो होल्स की ज़्यादा है, तो इस वजह से जो करंट का फ्लो है वो होल्स की वजह से ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या था, एक शायद मिस हो रहा है कुछ, इज सेम एज द, हाँ ये एनपीएन लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब आते हैं इनपुट करेक्टरिस्टिक। ठीक है, यानी कि इनपुट करेक्टरिस्टिक क्या होगी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। टू डिटरमाइन द इनपुट करेक्टरिस्टिक, द आउटपुट वोल्टेज जो कि है VCB, जो कलेक्टर और बेस टर्मिनल पर कनेक्ट है, इज केप्ट कांस्टेंट एट 0 वोल्ट। यानी कि उस वोल्टेज को जो आउटपुट पर कनेक्ट है कलेक्टर और बेस टर्मिनल के साथ,
वो हम कांस्टेंट रखेंगे और स्टार्टिंग में हमने उसको किस पर रखा है, 0 वोल्ट पर। एंड द इनपुट वोल्टेज जो कि है जंक्शन एमिटर जंक्शन पर अप्लाई VBE इज इंक्रीज फ्रॉम 0 वोल्ट टू द डिफरेंट वोल्टेज लेवल, और उस वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे 0 लेवल से अलग अलग लेवल पर। फॉर ईच वोल्टेज लेवल ऑफ द इनपुट वोल्टेज, हर एक वोल्टेज लेवल पर इनपुट वोल्टेज के द इनपुट करंट जो IE है इज रिकॉर्डेड ऑन द पेपर और इन एनी अदर फॉर्मेट, और हम उसको रिकॉर्ड करते चलेंगे जो इनपुट करंट यानी कि एमिटर करंट फ्लो होगा उस वोल्टेज के चेंज करने से। आगे, ए कर्व इज देन ड्रॉ बिटवीन द इनपुट करंट IE एंड द इनपुट वोल्टेज VE सॉरी एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज जो कि VCB है। स्टार्टिंग में आप उसको 0 वोल्ट रखेंगे, ऐसा नहीं कि 0 वोल्ट ही रखेंगे, आगे भी हम उसको चेंज करेंगे। 0 वोल्ट के बाद कोई स्पेसिफिक वैल्यू, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमने 8 वोल्ट लिया हुआ है, फिर स्पेसिफिक वैल्यू हमने 18 वोल्ट ले ली है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको 0 वोल्ट पर ही रखेंगे, स्टार्टिंग में हमने 0 वोल्ट पर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इधर ये देख भी रहे होंगे आप, हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है बेटा वो इनपुट, क्योंकि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है तो इनपुट वोल्टेज का किसके साथ ड्रॉ करेंगे, इनपुट करंट के साथ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो ग्राफ है ये इधर आप जो शो कर रहे हैं वो वोल्ट में है, यानी कि जो वोल्टेज VE आपने लगाया हुआ है वो वोल्ट में उसकी वैल्यू है। और यहीं पर अगर हम बात करें एमिटर करंट की, तो जो एमिटर करंट फ्लो हो रहा है बेटा वो मिली एम्पियर में आपको मेजर करना है, तो वो ग्राफ में आप मेंशन करेंगे, अदरवाइज ग्राफ गलत माना जाएगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस ग्राफ को अभी हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, कैसे कैसे ये ग्राफ को डिस्क्राइब किया जा रहा है पॉइंट वाइज। आगे बात करें, नेक्स्ट, आउटपुट वोल्टेज VCB इज इंक्रीज फ्रॉम 0 वोल्ट टू ए सर्टेन वोल्टेज लेवल यानी कि 8 वोल्ट एंड कीप्ड कांस्टेंट एट द 8 वोल्ट। ए कर्व इज देन draw between input current IE and the input voltage VBE at a constant output voltage VCB जो कि 8 वोल्ट पर हमने कांस्टेंट कर दी है। This is the repeated for the higher fixed value of the output voltages। मतलब कहने का ये है बेटा कि अगर आप देखें तो जब आपने VCB को 0 वोल्ट पर फिक्स किया हुआ है और आप अपने जो इनपुट वोल्टेज है VBE उसको वेरी करा रहे हैं, तो उसके वेरिएबल वैल्यूज के साथ साथ आप मेजर कर रहे हैं IE मिली एम्पियर में, और उसको मेजर करते हुए ड्रॉ करते जा रहे हैं अपने ग्राफ पेपर पर। सिमिलरली अगर आपने VCB को किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू पर क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, जैसा कि यहाँ पर 8 वोल्ट दिखा रखा है, फिर आप VBE को वेरी कराएंगे और करंट IE इनपुट करंट जो है उसको मेजर कर लेंगे। सेम एज इट इज, फिर आप VCB को किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर कांस्टेंट कर देंगे, फिर आप इनपुट वोल्टेज को वेरी कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो इनपुट करंट फ्लो होगा उसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई समस्या? अलग अलग लेवल्स पर VCB को कांस्टेंट करके हम इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। आगे, when the output voltage is at 0 volt and the emitter base junction जो कि फॉरवर्ड बायसिंग में है by the input voltage, the emitter base junction act as like a normal PN junction diode। ऑब्वियसली बात है, जब हमने आउटपुट वोल्टेज बेटा जो कि VCB है उसको 0 वोल्ट पे तो कांस्टेंट किया हुआ है, यानी कि ये पहले वाले ग्राफ की बात करी जा रही है इसकी। ठीक है, और चूंकि आपका जो जंक्शन है एमिटर जंक्शन वो किस में है, फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो इस सिचुएशन में जो एमिटर बेस जंक्शन है वो एक तरीके से नॉर्मल PN जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करेगा। सो द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम एज द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक या फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नॉर्मल PN जंक्शन डायोड, यानी कि इस वजह से इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेम है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक के जो नॉर्मल PN जंक्शन डायोड होता है। अगर आपने पहली यूनिट पढ़ी होगी और वहां पर आपने VI कैरेक्टरिस्टिक डायोड की देखी होगी तो बेटा वो कुछ इस तरीके से ही रहती है, लाइक दैट, ऐसे फॉर द सिलिकॉन और फॉर द जर्मेनियम, इस तरीके से वो ही सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी जब हमने आउटपुट
वोल्टेज को फिक्स किया हुआ है 0 वोल्ट पर। तो आपका जो ट्रांजिस्टर का जंक्शन JE है वो वर्क कर रहा है एज ए नॉर्मल PN जंक्शन डायोड की तरह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। When the output voltage VCB is increased from 0 volt to a certain voltage level, यानी कि जैसा कि हम यानी 8 वोल्ट लिया, ऐसा नहीं कि बेटा कि मैंने 0 वोल्ट 8 वोल्ट 18 वोल्ट का ही ग्राफ दिखाया है तो आप यही लिखो, ये मैंने लक्ष्मण की रेखा से खींच दिया कि आपको यही लिखना है। अगर यही नहीं लिखा तो एग्जाम के समय में कॉपी चेक करते हुए टीचर का मेरे पास फोन आएगा कि सर आपने 0 8 18 वोल्ट बताया था या कुछ और बताया था। ऐसा नहीं होता है बेटा, यहाँ पर लिखा गया है कि 0 वोल्ट से किसी एक अमाउंट पर आप फिक्स करके वैल्यूज को वेरी करके दिखाएंगे वहां पर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, कभी इसको रटने बैठ जाओ, क्योंकि एग्जाम में अगर आप भूल गए तो फिर आपको समस्या हो जाएगी ग्राफ को ड्रॉ करने में। तो ये चीज आपको वर्णन नहीं लेना है कि हाँ यही, बस ये ध्यान रखना है स्टार्टिंग में आप 0 वोल्ट पर फिक्स करेंगे, फिर अपनी आउटपुट वोल्टेज को एक पर्टिकुलर वैल्यू पर फिक्स करके मेजर करेंगे इनपुट वोल्टेज के रेस्पेक्ट में इनपुट करंट की वैल्यू। ठीक, आगे द एमीटर करंट फ्लो will be increased which in turn reduce the depletion region width। जैसे जैसे आप उसको बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा कि डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है बेटा वो डिक्रीज हो जाएगी और उस वजह से आपका जो करंट का अमाउंट है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर आप इन तीनों ग्राफ को कंपेयर करें बेटा यहां पर तो आप देख रहे होंगे कि 0 वोल्ट पर इतनी करंट कहीं इस अमाउंट ऑफ वोल्टेज इनपुट वोल्टेज पर जाकर आपको मिलती है। सपोज मैं आपको ये इस तरीके से कंपेयर करके बताता हूं। तो वहीं पर जब आपने आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाया तो अब उससे कम अमाउंट ऑफ द इनपुट वोल्टेज पर आपको करंट ज्यादा देखने को मिल रही होगी। वहीं पर अगर आप इस ग्राफ को देखें तो और भी कम अमाउंट ऑफ द इनपुट वोल्टेज पर बेटा आपको जो वैल्यू ऑफ करंट है वो ज्यादा देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखी गई है क्योंकि वो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है उसको रिड्यूस कर देता है एमिटर बेस्ड जंक्शन पर। एज ए रिजल्ट द कट इन वोल्टेज विल बी रिड्यूस, इसी वजह से जो कट इन वोल्टेज है वो रिड्यूस हो रहा है। देयरफॉर द कर्व shifted towards the left side for higher value of the output voltage VCBE, यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ आपका कर्व क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। देखिए पहले यहां था, अब यहां हुआ, फिर इसके बाद यहां हुआ, और अगर आप इसको और इंक्रीज करेंगे तो इट बिकम्स हियर एंड इट कम्स हियर, इट कम्स हियर। तो इस तरीके से ये ग्राफ जो है वो शिफ्ट होता चला जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, क्लियर? आई होप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बहुत बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक है, अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आप ग्राफ को अगर देखें बेटा तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक यानी कि आउटपुट करंट क्या है बेटा, IC, जो कि मिली एम्पियर में मेजर करनी है। आउटपुट वोल्टेज क्या है बेटा, VCB, जो वोल्ट में हम रखेंगे। अब यहां पर जो इनपुट वाली सिचुएशन बची यानी कि इनपुट जो करंट है उसको आप कांस्टेंट पर रखेंगे। यहां पर जब आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो अब आपकी जो एमिटर करंट है जो कि इनपुट करंट है वो आपको कांस्टेंट मेंटेन करके चलना होगा। इज दैट क्लियर? जैसा कि आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ द करंट जो है वो कांस्टेंट देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पर क्या मसला है। द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक describe the relationship between output current यानी कि IC and the voltage output voltage VCB to determine the output characteristic the input current and the emitter current जो कि IE है is kept constant। यहाँ पर input current जो कि emitter current है उसको constant रखा जाएगा at 0 मिली एम्पियर, क्योंकि मिली एम्पियर में मेजर किए तो इसलिए मिली एम्पियर में हम इसको रखेंगे। स्टार्टिंग में वही कांस्टेंट 0 वोल्ट पर रखेंगे। एंड द आउटपुट वोल्टेज VCB इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 वोल्ट टू द डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स। डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स पर आप 0 से स्टार्ट करके उसको चेंज करेंगे। फॉर ईच वोल्टेज लेवल ऑफ द आउटपुट वोल्टेज VCB, हर एक डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट वोल्टेज VCB, द आउटपुट करंट IC इज रिकॉर्डेड। जो आउटपुट करंट है IC वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा
A curve is then draw between output current IC and the output voltage VCB at constant input current IE. ये 0 मिली एम्पियर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, जैसा कि वहां पर हमने बोला था, तो वहां पर 0 वोल्ट जो था वो स्टार्टिंग के लिए था, फिर आपने वैल्यू को चेंज किया, लेकिन वो फिक्स रहेंगी, कांस्टेंट कर देते हैं उसको। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। When the emitter current or input current IE is equal to 0 milliampere, the transistor operate in the cut off region. बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर है कि जब आपका इनपुट करंट कांस्टेंट है 0 मिली एम्पियर पर, तो वो रीजन जिसमें आपका ट्रांजिस्टर है दैट्स कॉल्ड द कट ऑफ रीजन, यानी कि उस सिचुएशन में आपका जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ रीजन में काम कर रहा है। चलिए आगे बात करें। Next, the input current, that's the IE, is increased from 0 milliampere to 1 milliampere by adjusting the input voltage VVE, and the input current IE is kept at a constant 1 milliampere. मतलब इनपुट वोल्टेज जो थी, इनपुट जो हमने करेक्टरिस्टिक ड्रॉ की है, वहां पर इनपुट वोल्टेज के हिसाब से हमारा इनपुट करंट IE वेरी कर रहा था, तो यहां पर हम उसको 0 से 1 मिली एम्पियर पर कांस्टेंट करते हैं, जिसमें के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी इनपुट वोल्टेज, और हमने 1 मिली एम्पियर पर ले जाकर उसको कांस्टेंट कर देना है। तो उसी जगह पर जहां पर 1 मिली एम्पियर आपकी इनपुट करंट हो जाए, आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, उस सिचुएशन में while increasing the input current, the output voltage VC is kept constant. ठीक है, मतलब जब हम इंक्रीज कर रहे हैं उसको, कांस्टेंट करंट नहीं की है, तो वहां पर VCB जो है वो कांस्टेंट फॉर्म में रहेगा। आफ्टर वी केप्ट द इनपुट करंट कांस्टेंट एट 1 मिली एम्पियर, जब हमने उसको कांस्टेंट कर दिया 1 मिली एम्पियर पर, द आउटपुट वोल्टेज जो कि VCB है वो इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम 0 वोल्ट टू डिफरेंट वोल्टेज लेवल। मतलब आप इस रीजन को देखें, यहां पर ये रीजन बेटा, ये वाला रीजन, ये ठीक है, जिसको मैंने डार्क किया है, इस रीजन में वो सिंपल ऐसे ही रहेगा, और जैसे ही वो 1 मिली एम्पियर हुआ तो वो अब चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये रीजन आप देख रहे होंगे, दिस वन। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें, A curve is then draw between the output current IC and the output voltage VCB at a constant input current IE. तो फिर हम एक कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं जो आउटपुट करंट को मेजर कर रहा है आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से, जहां पर इनपुट करंट कांस्टेंट है 1 मिली एम्पियर पर। दिस रीजन इज नोन एज द एक्टिव रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर। जैसे ही IE आपका 0 मिली एम्पियर से अलग वैल्यू पर पहुंचा और हमने उसको कांस्टेंट किया 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर एटसेट्रा, तो वो रीजन आपका ट्रांजिस्टर का एक्टिव रीजन कहलाता है। ठीक है, चलिए, दिस इज रिपीटेड फॉर द हायर फिक्स वैल्यू ऑफ द इनपुट करंट 2 मिली एम्पियर, 3, 4 ऐसे, मतलब 5, 6, इस तरीके से हम कांस्टेंट इनपुट करंट पर उसको फिक्स करते रहते हैं और अपने प्रोसेस को रिपीट करते हैं, यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज है उसके हिसाब से आप आउटपुट करंट को मेजर करते चलते हैं। आगे, फ्रॉम द अबव कैरेक्टरिस्टिक वी कैन सी दैट फॉर ए कांस्टेंट इनपुट करंट, यानी कि कांस्टेंट इनपुट करंट के लिए व्हेन द आउटपुट वोल्टेज इज इंक्रीज, आउटपुट वोल्टेज को आप वेरी कराते हैं, द आउटपुट करंट रिमेन्स कांस्टेंट, आउटपुट करंट जो है वो रिमेन्स रहेगी कांस्टेंट पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कांस्टेंट हो गई है 1 पर, ये कांस्टेंट हो गई है 2 पर, ये कांस्टेंट हो गई है 3 पर, ये कांस्टेंट हो गई है 4 पर, ये कांस्टेंट हो गई है 5 पर, ये कांस्टेंट हो गई है 6 पर। चाहे आप कितना भी आउटपुट करंट जो वोल्टेज अप्लाई हुआ है VCB, उसको कितना भी बढ़ा लें, कितना भी घटा लें, कुछ भी कर लें, वो आपकी जो आउटपुट करंट की वैल्यू है वो फिक्स हो गई है, कांस्टेंट हो गई है एक पर्टिकुलर वैल्यू पर। एट सैचुरेशन रीजन both emitter base junction and the collector base junction are in the forward bias. From the above graph we can see that a sudden increase in the collector current when the output voltage VC makes collector base junction in the forward biasing. जैसे ही वो फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो वो एक बहुत ही सडनली अमाउंट में करंट को
इंक्रीज करता है, यानी कि इधर बात हो रही है इस रीजन की, ये वाला जो रीजन, दैट्स कॉल्ड द सैचुरेशन रीजन। और वो आपका ये एक्टिव रीजन है, जहां पर आप 0 मिली एम्पेयर से जैसे ही आगे फिक्स करते हैं इनपुट करंट को अपने, तो वो आपका एक्टिव मोड में काम करता है। ठीक है, और ये आपका सैचुरेशन रीजन कहलाता है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्लियर हुई होगी। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। कुछ जगह पर आपको इस तरीके से भी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी, मैंने तो इस तरीके से आपको बताया है, लेकिन कुछ जगह पर आपको इस तरीके से भी देखने को मिलेगी। ये वाली इमेज लाने का मोटिव यही था कि बच्चे ये ना समझे कि सर ने गलत सलत पढ़ा दिया। तो आप वो वाली ग्राफ ड्रॉ कर लें या ये वाली ग्राफ ड्रॉ कर लें, उसमें कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए इस वजह से आप, दूसरा मोटिव मेरा ये भी था आपको इस इमेज को लेकर आने का। यहाँ पर देखिए बेटा 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3, 4, 5, 6, इस मिली एम्पियर को फिक्स करके वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं। वहीं पर इस ग्राफ में अगर देखेंगे बेटा आप, तो 0 से हम आगे पहुंचे 10 मिली एम्पियर, 20, 30, 40, 50। तो ऐसा नहीं कि ये वैल्यू फिक्स्ड है, इनको आपको याद रखना है, रट के ही जाना है, नहीं, ये वैल्यू आप कुछ भी, किसी भी वैल्यू को कहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये कट ऑफ रीजन हो जाएगा जब 0 मिली एम्पियर पर है, ये इधर का पूरा एक्टिव रीजन हो जाएगा, और ये वाला आपका सैचुरेशन रीजन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे अगर एक और यहाँ पर टॉपिक है शॉर्ट फॉर्म में, 2 नंबर में वो आपसे डिस्क्राइब करा सकता है कि अर्ली इफेक्ट क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। ड्यू टू द फॉरवर्ड बायसिंग, है कुछ नहीं इसमें, वही बायसिंग का फंडा है, और उसके हिसाब से जो डेप्लीशन रीजन है बेस में, वो उस तरीके से उसी को ये डिफाइन करता है अर्ली इफेक्ट। तो ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग द बेस एमिटर जंक्शन जेई एक्ट एज ए फॉरवर्ड बायसिंग डायोड, एंड ड्यू टू द रिवर्स बायसिंग कलेक्टर बेस जंक्शन जो कि जेसी है एक्ट एज ए रिवर्स बायस डायोड। ठीक है, वो फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह काम करेगा, ये रिवर्स, क्योंकि एक्टिव मोड में आपका पहला जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में, दूसरा जंक्शन रिवर्स बायसिंग में। Therefore, the width of the depletion layer at the base emitter junction is very small, whereas the width of the depletion layer at the collector base junction is very large. क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा, इस तरीके से ये N P N अगर ये है, तो यहाँ पर जब हमने इसको कनेक्ट किया, और ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग में काम कर रहा है, और ये आपका रिवर्स बायसिंग में काम कर रहा है, तो जो डेप्लीशन लेयर की विड्थ होगी यहाँ पर कम होगी, और डेप्लीशन लेयर की विड्थ जो इस जंक्शन पर होगी वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर थ्योरी में लिखी गई है। इफ़ द आउटपुट वोल्टेज जो कि VCB है अप्लाई टू द कलेक्टर बेस जंक्शन JC इज फर्दर इंक्रीज्ड, अगर हम उसको और बढ़ाते हैं, द डिप्लीशन रीजन विड्थ फर्दर इंक्रीज, क्योंकि वो रिवर्स बायसिंग में है, उसको जैसे ही बढ़ाओगे तो और थोड़ा सा विड्थ बढ़ जाएगी। द बेस रीजन इज लाइटली डोप्ड एज कंपेयर टू द कलेक्टर रीजन, जो कि बेस रीजन लाइटली डोप होता है कंपेयर टू द कलेक्टर रीजन, सो द डिप्लीशन रीजन पेनिट्रेट मोर इनटू द बेस रीजन, और इसी वजह से जो डिप्लीशन रीजन है वो मोर पेनिट्रेट हो जाती है बेस की तरफ, एंड लेस इनटू द कलेक्टर रीजन। ये आप, मैं गारंटी ले रहा हूं कि डिप्लीशन लेयर अब आपको कहीं पे भी कोई भी समस्या नहीं आएगी, कभी भी आप बहुत इजी वे में डिप्लीशन लेयर को एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई, क्योंकि बार बार यही चीज़ रिपीट होकर डिस्क्राइब की जा रही है। ठीक है, आगे एज ए रिजल्ट द विड्थ ऑफ द बेस रीजन डिक्रीजेस, और यही रीजन है कि जो बेस रीजन की विड्थ है वो डिक्रीज होती चली जाती है। दिस डिपेंडेंसी ऑफ बेस width on the output voltage is known as the earlier effect. यही जो डिपेंडेंसी है बेस के विड्थ की आउटपुट वोल्टेज पर, यही अर्ली इफेक्ट कहलाता है। सिंपल इज दैट। ठीक है, आई होप अर्लियर इफेक्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ पैरामीटर्स हैं ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। पहला आपका डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस है,
तो डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस का जिक्र हो रहा है तो वोल्टेज अपॉन करंट ही आएगा। लेकिन अब यहाँ पर इनपुट की बात है तो इनपुट टर्मिनल्स के लिए कौन कौन से वोल्टेज कौन कौन से करंट आएगी वो चीज़ हम देखते हैं। चूंकि इनपुट टर्मिनल पर आप VCB अप्लाई करते हैं यानी कि बेस एमिटर वोल्टेज, और वहाँ पर जो इनपुट करंट होता है वो IE होता है यानी कि एमिटर करंट, तो उन्हीं का रेशो आपका डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस कहलाता है। तो डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चेंज इन द इनपुट वोल्टेज और एमिटर वोल्टेज, यानी कि रेशो किसका, चेंज इन द इनपुट वोल्टेज या फिर इनपुट वोल्टेज क्या है एमिटर वोल्टेज टू द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द इनपुट करंट, उसके रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है इनपुट करंट में या एमिटर करंट में विद द आउटपुट वोल्टेज और कलेक्टर वोल्टेज केप्ट ए कांस्टेंट। ठीक है, तो वो रेशो आपका डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस कहलाता है। जैसा कि आप यहां पर देख भी रहे होंगे कि हम उसको स्मॉल RI से अगर इंडिकेट करें, इक्वल्स टू चेंज इन द इनपुट वोल्टेज विद रेशो ऑफ द चेंज इन द इनपुट करंट, और जहां पर हम जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, यानी कि आप सिंपल इज दैट आपको ये याद रखना है कि जो आप इनपुट, मतलब अगर मैं यहां पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूं बेटा, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से थी हमारी, ऐसे ऐसे और ऐसे, है ना, ये कुछ इस तरीके से थी। तो अगर इसका स्लोप आप फाइंड आउट करें और उसमें आप चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन इनपुट करंट, तो यही आपका क्या कहलाता है बेटा, इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए ये मैं रफ कर देता हूं क्योंकि नोट्स में जाएगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर इज वेरी लो। हमने लिखा भी था कि लो इनपुट इंपिडेंस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस के पास। तो डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस ही है तो रेशो वोल्टेज और करंट का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट की बात हो रही तो आउटपुट वोल्टेज का रेशो आउटपुट करंट के साथ, और वहां पर इनपुट करंट कांस्टेंट रहेगी। यानी कि जो अभी आपने ग्राफ ड्रॉ किया है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का, उसी का स्लोप अगर कहीं पे फाइंड आउट कर लें, दैट्स द डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस। Dynamic output resistance is defined as the ratio of change in the output voltage or collector voltage to the corresponding change in the output current, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में जो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है आउटपुट करंट में या कलेक्टर करंट की हम बोले तो विद द इनपुट करंट और एमिटर करंट केप्ट एज कांस्टेंट। और उस सिचुएशन में आपको इनपुट करंट जो है दैट्स द एमिटर करंट वो कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। ठीक है, और वो रेशो कुछ इस तरीके से होता है, आर आउट इक्वल्स टू चेंज इन द कलेक्टर बेस वोल्टेज टू द कलेक्टर करंट, जब आप IE को कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं ग्राफ दिखाऊं आपको कुछ इस तरीके से, आपने अभी ग्राफ ड्रॉ किया था, अभी आपने ग्राफ देखा था ऐसे, ये 0 एम्पेयर पे हो गया, फिर ये 1 मिली एम्पेयर पे हो गया, फिर ये 2 मिली एम्पेयर पे, फिर ये 3 मिली एम्पेयर पे, इस तरीके से आपने ग्राफ देखा ना। तो अगर मैं यहाँ पर कहीं पे भी इसका स्लोप ले लेता हूँ इस ग्राफ का, तो वो वैल्यू आपकी डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस को शो करेगी। और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है क्या, कि आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉमन बेस एम्पलीफायर इज वेरी हाई। ये आउटपुट रेजिस्टेंस हाई प्रोवाइड कराता है, जिस वजह से वोल्टेज गेन हाई होता है, आउटपुट वोल्टेज गेन, और करंट गेन लो हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। अब आगे करंट गेन और समझ लेते हैं, जो कि अल्फा होता है। आगे जाके जब आप तीनों कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेंगे, करंट गेन अल्फा बीटा गामा, उनके बीच में रिलेशन भी आता है, पूछा जाता है। तो वो हम लास्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन में जब कॉमन कलेक्टर पढ़ेंगे उसके साथ हम उसको कवर अप कर लेंगे। आगे बात करें डीसी करंट गेन की, जो कि अल्फा होता है कॉमन बेस के लिए। द करंट गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ आउटपुट करंट और कलेक्टर करंट, यानी कि करंट गेन जो है ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में वो डिफाइन किया जाता है रेशो से, किसके, आउटपुट करंट यानी कि कलेक्टर करंट का रेशो किसके साथ, इनपुट करंट और एमिटर करंट। भाई ऑब्वियसली बात है, अगर आप
क्योंकि आपका बीजेटी क्या है, एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, तो उसका जो गेन होगा बेटा, उसके लिए हम रेशो फाइंड आउट तो उसी का करेंगे ना जो वो डिवाइस कर रही है काम, है ना। तो इसलिए आउटपुट करंट का रेशो इनपुट करंट के साथ डीसी करंट गेन कहलाएगा, यानी कि अल्फा। ठीक है, यहां पर आप देख रहे होंगे अल्फा इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई ई, ये रेशो आपका हो जाता है डीसी करंट गेन। यहां पर क्या लिखा हुआ है, नोट द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज लेस देन यूनिटी। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया है वहां पर द टिपिकली करंट गेन ऑफ द कॉमन बेस एम्पलीफायर इज 0.98, लगभग 0.98 के अप्रोक्सीमेटली होता है, यानी कि 1 से वैल्यू कम होती है। ठीक, और अगर मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब इसको करूं, तो क्योंकि एमिटर करंट आई सी इक्वल्स आई ई इक्वल्स टू आई सी कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट होता है, तो अगर चेंज इन आई सी हम निकालते हैं, आई सी क्यों बोल रहा हूं मैं यार, चेंज इन एमिटर करंट हम निकालते हैं, तो वो चेंज इन कलेक्टर करंट और चेंज इन बेस करंट का सम होगा। और अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं चेंज इन आईसी से पूरी इक्वेशन को, तो डिवाइड बाई आई सी, सॉरी डिवाइड बाई आई ई, फिर डिवाइड बाई आई ई, डिवाइड बाई आई ई, तो ये तो 1 हो जाएगा कट कट होके, है ना। और जब आई सी को आई ई से डिवाइड करेंगे तो ये अल्फा को इंडिकेट कर रहा है, और ये आई बी अपॉन आई ई है। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा निकालूं बेटा, तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा होगा कि जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से कम ही आएगी, है ना। तो यानी कि जो करंट गेन होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर का, वो लेस देन यूनिटी रहता है। ठीक है, क्लियर, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, थैंक यू। आगे केवल और केवल आप लोगों का थैंक यू है कि आपने इस वीडियो को देखा और बेनिफिट लिया, सारी चीजें समझी, और अब बस आपको 10 से 20 सेकंड निकालकर एक छोटा सा कमेंट लिख देना है। आपको लेक्चर कैसा लगा, या उसके लिए कोई सजेशन आप चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और फिर 10 सेकंड आपको निकालकर एंड में शेयर जरूर करना है वीडियो को, चैनल को, है ना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इंफॉर्मेशन हम स्प्रेड कर पाएँ, पहुँचा पाएँ। ठीक है, तो ये 2 काम आप जैसे ही वीडियो ख़त्म हो इसको ज़रूर करें। और साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ये मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि वो जो नंबर्स हमें शो होते हैं कि इतने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हम पर विश्वास बना रहे हैं, डे बाय डे इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नए कनेक्ट हो रहे हैं एक विश्वास को देखते हुए, तो वो एक कहीं ना कहीं हमें एनर्जी का काम करता है, सुकून देता है। तो इसलिए आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आप मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।